हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल हैं जी आप सभी लोगों के? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एक फैमिली में, है ना। सभी लोगों को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है। तो मेरा नाम हितेश है ना। अगर आप लोग नहीं जानते जानते हो तो बहुत ही बढ़िया भाई, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली मैं आपके साथ डील करूंगा। मज़ा आएगा, है ना। मज़ा आएगा, आपको समझ में सब आएगा। ठीक है। आपको समझ में सब आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट पेशेंस रखना, थोड़ा सा सब्र रखना। समय के साथ चीज़ें अच्छी होती हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो आप भी इस चीज़ को मानना, है ना भाई। और चीज़ें अच्छी ही होंगी। गुड इवनिंग, नमस्कार 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 नमस्कार। कहाँ कहाँ से हो आप लोग, और क्या चल रहा है अभी जीवन में? एमएससी चल रही है? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? एमएससी चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? जस्ट थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर पढ़ाई तो करनी ही है। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हिमाचल वाले, है ना। ये अभी गर्मियों में आप तो मज़े से बैठे हो भाई। यहाँ पूछो। जम्मू से हैं, जम्मू में तो अब देखो भाई क्या। चलिए ठीक है, एमएससी चल रही है या कंप्लीट हो गई है? मोस्टली यही है, एमएससी चल रही है या फिर कंप्लीट हो गई है। ठीक है। चलिए ठीक है भाई, है ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अलग अलग जगह से हैं, तो यानी कि सभी लोग हैं। चलिए ठीक है। अच्छे से पढ़ो भाई, है ना। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। आज तो बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक ही यहाँ पर शुरुआत होगी। ठीक है। बेसिकली आज हम पीरियोडिसिटी का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें कोई रिकैप है नहीं एज सच। और यहाँ पर आज हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे, और क्वांटम नंबर्स बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ आपको, मैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैसे चलेगा कारवां, किस तरीके से चलेगा, वो मैं आपको एक बार बता दूँ। CSIR नेट को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। किसको टारगेट कर रहे हैं? CSIR नेट को। ठीक है। जो सीक्वेंस है वो वैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले पढ़ा दो, नहीं भाई। सबसे पहले पीरियोडिसिटी ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है। पीरियोडिसिटी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है। इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली यहाँ से सवाल आता है। इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली आप 10 से 12 समझ सकते हो, 10 मार्क्स के अराउंड आप समझ सकते हो कलेक्टिवली, दोनों को मिला के। ठीक है। दोनों को मिला के आप कलेक्टिवली 10 मार्क्स यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास चलता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर हैं। ये सबसे, अगर मैं कहूँ पूरी केमिस्ट्री में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी होगी। सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, पूरी केमिस्ट्री में ही। ठीक है। लगभग 20 से 24 मार्क्स आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। और सिमिलरली यहाँ पर ओएमसी भी इतने ही मार्क्स लगभग कंटेन करता है, नियर अबाउट वो भी 20 मार्क्स के आसपास वो भी कंटेन करता है। ठीक है। तो ये चीजें चलेगी, है ना। ओएमसी से पहले मैं बायो इनऑर्गेनिक करवाऊंगा वैसे तो। बायो इनऑर्गेनिक एक चैप्टर होगा, बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो आपको पता हो। ठीक है।
फिर उसके बाद एक चैप्टर आपके पास बायो इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा एक चैप्टर होएगा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा आपके पास एक चैप्टर होएगा, ठीक है। मेन ग्रुप, ठीक है, मेन ग्रुप। अब है तो मेन ग्रुप भी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मेन ग्रुप से भी क्वेश्चन आते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम इसको, मेन ग्रुप का क्या है ना कि समुद्र है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो होता भी ये है कि देखो आपको आई थिंक सीएसआईआर नेट का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, अब हम उसमें नहीं जाएंगे, वो हमने पहले डिस्कस किया है। सीएसआईआर नेट पे पार्ट सी में से 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उधर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते ही मिलते हैं जो बच्चा छोड़ता है ना, या फिर वो क्वेश्चन इस इंटेंशन से बनाए ही जाते हैं कि बच्चा ये अटेम्प्ट नहीं करेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मेन ग्रुप के भी डलते हैं, मतलब समझ रहे हो, कोई भी एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट का किसी के साथ भी कंपाउंड बना के कुछ भी आपसे पूछ लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर दिखते हैं। बट हम इसको भी किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी हमें इसमें भी लेक्चर लगेंगे हमारा, ऐसा नहीं है कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बट इसको हम उतनी प्रायोरिटी, मतलब उतना जितना जैसे कोऑर्डिनेशन और ओएमसी जितना लेवल का, मतलब कि वो नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कह दो कि हाँ आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट वो चीज है मेरे लिए कि जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे और आप उसको अटेम्प्ट भी कर पाओगे। इसमें अगर हल्का सा भी हीट से कोल्ड लिख दिया, मतलब यार समझ रहे हो कि सिंपल सी रिएक्शन है, कोई भी चीज है, मान लो आपके पास एसएन है ना, या फिर आपके पास सल्फर है, S2N4 है, और उसको AgF2 के साथ ट्रीट किया है ना, या फिर उसको HgF2 के साथ ट्रीट किया, इधर हॉट लिख दिया या फिर कोल्ड लिख दिया, तो ये क्या बनेगा, ऐसी चीजें ये जितना पढ़ो उतना कम है। मैंने अगर 10,000 ऐसी चीज पढ़ी है, तो अगर एक और अलग से कुछ आ गया जहां पर वो चीज मैंने नहीं पढ़ी, तो वो अटेम्प्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो वैसा कुछ यहाँ पर दिखता है, इसको कैसे टैकल करना है कैसे टैकल नहीं करना वो इसके अंदर हम जाकर देखेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई। उसके बाद आपके पास चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर और बचे हैं हमारे, ये हो गए एसिड बेस केमिस्ट्री, या फिर एफ ब्लॉक केमिस्ट्री कह दो, एफ ब्लॉक केमिस्ट्री कह दो भाई, और आपके पास एसिड बेस, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक पूरी ही है ना। एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर आपका काइनेटिक्स से थोड़ा कनेक्टेड होता है, तो वहां पर वो भी जैन सर आपके साथ डील करेंगे, ठीक है, और एनालिटिकल भी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपका ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे मजा आएगा आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसमें कलेक्टिवली खुद 10 मार्क्स का है, ये इंपॉर्टेंट है। बायो इनऑर्गेनिक हो गया, ये भी आपके लगभग 6 से 8 मार्क्स के आसपास का है, ये भी 6 से 8 मार्क्स का है, ये चारों ही, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, लगभग आप 6 से 8 मार्क्स का समझ सकते हो। मेन ग्रुप आपका वो, ये भी मेन ग्रुप भी लगभग 15 से 20 मार्क्स जाता ही जाता है, ठीक है, 15 से 20 मार्क्स मेन ग्रुप भी जाता है। क्लियर है? इसको कमेंट्स को थोड़ा नीचे करना, समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। चलिए तो पहला हम अब शुरू कर सकते हैं, हम क्या हम तैयार हैं? पीरियोडिसिटी को हम शुरू करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। पीरियोडिसिटी चैप्टर बेसिकली हम हेडिंग डालने वाले हैं, एक मोटा रजिस्टर लगा लेना जो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही डील करेगा, ठीक है। चलिए देखो, अगर आप लोगों में से, है ना, अगर आप लोगों ने मुझसे पहले भी पढ़ रखा है, कोई चीज आपको आती है, तो आपको उसको शांति से बैठकर पढ़ना है, ठीक है। आप ये मान के चलो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो उन बच्चों का भी अपने को सोचना है जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, और मैं उन्हीं का ही, जो मुझे पहले देख चुका है, या किसी ने बीएससी में पढ़ लिया है, किसी ने एमएससी में पढ़ लिया है, दोबारा देख रहा है, उसको पता है कि अभी सर क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मैं उनसे, है ना, इतनी रिस्पेक्ट भी उन्होंने फिर इतनी रिस्पेक्ट वो करते होंगे कि मैं उनसे ये उम्मीद करूं कि फिर वो शांति से बैठेंगे, ताकि हम उसी तरीके से क्लास चलाएंगे कि हमें वो बच्चा जो पहली बार आया है आज, है ना, वो हम उसे समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो भाई? ये चीज होनी चाहिए, जो पहली बार आया है, जो पहली बार तैयारी करने के लिए चीजें उठा रहा है, उसे सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसी तरीके से चलेगा प्रॉपर बैच, और आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखो पीरियोडिसिटी में अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर चैप्टर चलने कैसे वाला है, सबसे पहले क्वांटम नंबर से मैं यहाँ पर शुरू करूंगा, ठीक है। क्वांटम नंबर से मैं कहानी शुरू करूंगा, क्वांटम नंबर्स क्या होता है वो, उससे मैं कहानी यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं,
अब क्योंकि क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ बातें हमें यहाँ पर पढ़नी होंगी, हालांकि ये बातें क्वांटम केमिस्ट्री में भी आएंगी, नोड्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाली ये कुछ बातें। इसे कई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं ना इस पूरे पार्ट को, बट इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास शुरू हो जाएगा, कहानी शुरू हो जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी कहानी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब जब मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ रहा हूँ तो वहां पर एक शील्डिंग कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा कि शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। और जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा कि ये निकलता कैसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलता कैसे है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, स्लेटर रूल निकालते हैं, ये हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई, हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे भैया एटॉमिक रेडियाई हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इनके ट्रेंड्स पढ़ते हैं बेसिकली, आयोनाइ एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसके ट्रेंड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह दो, ये चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मजा आएगा, आनंद आएगा, आराम से पढ़ना, ठीक है। कौन कौन है जो पहली बार ये चीजें पढ़ेगा, घबराओ मत भाई, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे मत लगो कि यार मैंने बता दिया तो। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, शुरू करते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड, हम शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, है ना, जब भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन का पूरा घर जानने के लिए, पूरी नॉलेज जानने के लिए कि कहाँ से, है ना, मेरे से पहली बार सुन रहे हैं उरू, है ना, मेरे से जो पहली बार पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत होते हैं, है ना, मतलब आधे से ज्यादा क्या, 90% ऐसे ही होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, वो बच्चे थोड़े चुप होते हैं, ठीक है। और तो आप अपने आप को अकेला मत समझना, पूरी जनता है, और उन्हीं के लिए बैच भी है, बैच आप लोगों के लिए ही है कि आपको पूरा A to Z समझ में आना चाहिए, सारा नेट का आपको फील आना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुई केमिस्ट्री, कहाँ तक गई, वो कनेक्टेड फील क्या था। जब आप अभी, अगर आपने किसी ने तैयारी नहीं की है तो आपको ये लग सकता है कि केमिस्ट्री कनेक्टेड नहीं है, इतना सब कैसे कोई याद कर सकता है, मगर आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि हर चीज की एक जगह है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट कब आएगा, मगर वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से आ जाएगा, हर कॉन्सेप्ट की एक जगह है, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है ही आपस में, ठीक है। तो आपको बिंदास उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ वो मैं मानता हूँ कि जैम वाले होंगे, है ना, जो जैम भी दिया होगा जिन्होंने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखो, इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन जानने के लिए आप, जैसे आपको अपना एड्रेस बताना हो तो आप अपना एड्रेस कैसे बताते हो, आप बताओगे कि मैं इस उसमें हूँ, है ना, इस शहर में हूँ सर, ये मेरे शहर का नाम है, शहर में मेरी एक कॉलोनी है, कॉलोनी में मेरा ये घर है, घर में मैं बैठा खुद हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले शेल आती है, किस शेल में है, शेल के अंदर वो क्या आती है, सब शेल आती है ना। क्या हेडिंग क्या डाल रहे हैं हम, क्वांटम नंबर्स हम हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर, शुरू करना क्वांटम नंबर्स, ठीक है। उससे भी पहले अगर बेसिक इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं तो इधर से शुरू करो कि ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन वगैरह इधर ऐसे बैठे हैं, ठीक है। इधर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूट्रॉन आपका जो है वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके पकड़ा हुआ है, साथ में रखा हुआ है, जिसके कारण पूरी दुनिया चल रही है। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल सी बात पूछे, पहली चीज है ना, जो बिल्कुल ही शुरुआत अगर हम कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या बोलना सही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलना सही रहेगा। सर हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, है ना, हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रल एटम के लिए ही ठीक है। आयंस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होता। न्यूट्रल एटम के लिए ये बात ठीक है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। आयन के लिए भी, न्यूट्रल के लिए भी वो चल जाएगा। मगर अगर मैं आयन ले लूं, जैसे मैं Na पॉजिटिव ले रहा हूं, मेरे पास Na है, सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके पास 11 ही प्रोटॉन है। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहूं, इसका मैं एटॉमिक नंबर जानना चाहूं तो कितना होगा, 11 होगा। अगर मैं सोडियम पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव चीज एक ज्यादा है, यानी कि प्रोटॉन एक ज्यादा है, यानी कि यहां पर क्या होगा, इधर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर अभी भी, इसका एटॉमिक नंबर अभी भी क्या है, 11 ही है। तो हाँ, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा सही रहेगा, बट एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप बोल रहे हो तो ये बात जरूर सतर्क रख लेना कि वो न्यूट्रल एटम के लिए ठीक है, बट अगर आपका आयन है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये छोटी सी बात है, सबको पता भी होगी, बट कोई बात नहीं है ना, नहीं पता है तो लिखते चलो शुरुआत में। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस में जितने नंबर हैं प्रोटॉन के, वो है नंबर ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आप लिखोगे, क्लियर है। यानी कि अगर मैं यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं निकालना चाहूं, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के, तो ये एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर नहीं हो जाएगा भाई, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर नहीं हो जाएगा क्या, बोलो जी, क्या ये एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे सिंपल सा है, 7 नाइट्रोजन 14 है, जो नीचे लिखा होता है ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। तो अगर मैं यहां पर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा हूं, तो कितना आएगा, 14 माइनस 7, 7 ही आएगा। मान लो मेरे पास 7 नाइट्रोजन 15 है, ठीक है, 7 नाइट्रोजन 15 है, या फिर मैं कह दूं मेरे पास O8 और 17 है, आइसोटोप हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो सीधी सी बात है, वो क्या रहेगा, मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 15 माइनस 7 कितना, 8, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, बोलो जी, समझ में आया, ये बेसिक सी बात है, इसमें एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैठा है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास शेल है। ठीक है, यहां पर आपके पास शेल है। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है, शेल में होगा, शेल में होगा, देन सब शेल होगा। ठीक है, सब शेल के बाद
ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन खुद बैठता है। जैसे मैं आज आपका एड्रेस पूछ रहा हूँ, तो आप अपने एड्रेस के लिए क्या बताओगे? आप बताओगे सर मेरा ये शहर है, शहर में मेरी ये कॉलोनी है, कॉलोनी में मेरा ये घर नंबर है, और घर नंबर में बैठा हुआ ये मैं हूँ। ठीक है, शुक्र है भाई दुर्गा जी, हीरो लगा दिया आपने, एटलीस्ट पता लगे, विलन ही लगा दिया होता। हम्म, हम्म। तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। सबसे पहले शेल होगा, शेल के अंदर सब शेल होगी, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स, देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स, देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स to explain the complete state of electron, explain the complete state of electron। ठीक है, या फिर आपको सीधा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखने के लिए, है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखने के लिए क्या होगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखने के लिए आपके पास क्या होता है? क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वो क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? वो क्वांटम नंबर्स आपके पास होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपके पास होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा आपके पास क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा आपके पास क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चौथा आपके पास क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या? पहला आप अपन क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या जल्दी है भाई मोहित भाई, क्या जल्दी है? जल्दी जल्दी पढ़ाओ। कहाँ जाना है भाई? किसी से मीटिंग है? मीटिंग है तो लेक्चर ही क्यों देख रहा फिर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, शेल के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमें चार क्वांटम नंबर ध्यान रखने हैं, चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पर पता करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन से हम इसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से हमने लिया। एन आपका जीरो नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। एक है, दो है, तीन है। ठीक है, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, पढ़ लो, है ना। लव कुश, आशुतोष, पढ़े, है ना दोस्तों। एन आपका जीरो नहीं हो सकता, उससे ज्यादा यहाँ पर होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में यहाँ पर ये ध्यान रख सकता है। तो क्या बात ध्यान रखनी है? कि एन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बात बस ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वांटम नंबर किसके इक्वल नहीं होता। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहां से आपके पास क्या होता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, और क्या क्या हम कर सकते हैं। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सुना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता लग गया, ये 1 2 3 आपके पास हो गया। ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, है ना। ये फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल, थर्ड सेल। और क्या हो सकता है सर यहाँ पर? यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना, ई एन आता है, मतलब एनर्जी ऑफ शेल। क्या निकलती है भाई? एनर्जी ऑफ शेल। यहाँ पर हम कहते हैं क्या होते हैं भाई? एनर्जी ऑफ शेल हम कह रहे होते हैं। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, क्या? -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास होता है क्या? -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर। आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। ठीक है, जेड क्या है भाई मेरे? जेड यहाँ पर है आपके पास एटॉमिक नंबर। जेड आपके पास क्या है जी? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और एन क्या है? नंबर ऑफ शेल है। ठीक है,
एन क्या है, नंबर ऑफ शेल है, ठीक है। मान लो मुझे कुछ भी नहीं डिफाइंड है, मुझे कुछ भी जब नहीं डिफाइंड होता है तो मैं अपना जेड क्या मानता हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए मानता हूँ। अगर मुझे कोई एटम नहीं मेंशन है तो मैं एटम कौन सा मानूंगा, हाइड्रोजन एटम मेरे भाई मैं मानूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इसकी एनर्जी आपको निकालनी है, E1 आपसे पूछा जाए कितना होगा, -13.6। जेड कितना है, जेड कितना है, 1 का स्क्वायर अपॉन में एन, एन कितना है, एन भी यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यानी कि ये कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ E2, E2 कितना हो जाएगा, -13.6। अगर मुझे कुछ भी नहीं मेंशन है तो मैं, हाँ एटॉमिक नंबर होता है, बिल्कुल एटॉमिक नंबर होता है, बट अगर मुझे कुछ नहीं मेंशन है तो मैं हाइड्रोजन लेके जाऊंगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो मैं E3 निकाल रहा हूँ, E3 निकाल रहा हूँ तो -13.6, 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप एक चीज नोट किया होगा आपने, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, जरा बताएंगे। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जो देख पाया हूं वो ये है, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। एनर्जी ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है। आपके पास ये 4 वैल्यू है, आप देख सकते हो, 3 वैल्यू है, -13.6, -3.4 एंड -1.5। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जिससे मैं क्या समझ पा रहा हूं, जिससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि न्यूक्लियस से दूर जाना क्या हो रहा है, अनस्टेबिलिटी। एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिख लेना, केमिस्ट्री में ये होता ही है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो यहां से ये दूर जा रहा है एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, तो एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेस, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के पास वाली शेल ज्यादा स्टेबल रहेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेगी, न्यूक्लियस का होल्ड उसके पास अच्छा रहेगा। अगर हम अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, घूमना फिरना कैसे होगा। हम्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ये नेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपसे रिलेशन पूछा है ना, जैसे क्वेश्चन ये था भैया ना, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज है भाई, न्यूक्लियर चार्ज, जेड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉलोज द रिलेशन। क्या रिलेशन फॉलो करेगा, तो ये ही फॉलो करता है -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर उसका करके आना था, ठीक है, ये आंसर आपको करके आना था, ये बात ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये नेट का क्वेश्चन एक बार आ चुका है ना। क्लियर है भाई, तो क्वेश्चन अपन साथ साथ देखेंगे, है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला लगाया, एनर्जी निकाली, माइनस भाई, माइनस में एनर्जी, ये -1.5 है, 13 माइनस में वैल्यू का घटना एक्चुअल में बढ़ना माना जाता है, तो ये -13.6 है, ये -1.5 है, तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि न्यूक्लियस के पास वो ज्यादा स्टेबल है, न्यूक्लियस के पास वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। चल भाई समझ में आया, चलो आगे चलेंगे। दूसरा यहां पर आपके पास क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। पहली बात तो गुरुजी ऑर्बिट ही क्या है, ऑर्बिट ही समझ में आ जाए तब तो हम रेडियस निकालेंगे ना ऑर्बिट की। ऑर्बिट किसी का भी हो सकता है, आप किसी चीज के, है ना, आप अपने कहां से आप मान लो चक्कर काट रहे हो किसी जगह के, ठीक है,
कोई आपको कोई लाइसेंस बनवाना है या फिर आपको कुछ भी बनवाना है, आप चक्कर काट रहे हो, तो जो चक्कर काटने के लिए जो रास्ता फॉलो हो रहा है ना, वो ऑर्बिट है। ठीक है, आप एक ही चीज के पीछे घूम रहे हो। ठीक है, एक समोसा डेली खाने आप जा रहे हो, उस अंकल की दुकान पे जाने के लिए जो भी रास्ता आप फॉलो कर रहे हो वो एक ऑर्बिट है। समझ रहे हो? इस भाषा में क्या है, ये न्यूक्लियस है मेरा, यहां पर ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाथ फॉलो करता है चक्कर लगाने के लिए वो ऑर्बिट होता है। अब ऑब्वियसली पाथ कौन सा फॉलो करेगा, वो शेल वाला ही करेगा। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अरे बोल भाई हाँ या ना, यहां पर अरे पूरा गोला होता है, ये ऐसे अधूरा अधूरा नहीं होता, ये पूरा गोला होता है, गोले 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 होते हैं। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग चीज है। ऑर्बिट क्या है, जो पाथ फॉलो हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जो पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, और वो एक्चुअली में एक दूरी ही बनती है। यही डिस्टेंस वो बनेगा, है ना, यही डिस्टेंस वो बनेगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, R3 हो गया। आप यही कह दो न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस आप कह दो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस Rn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 0.529 n स्क्वेयर अपॉन में Z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। बोलो जी यस और नो। रास्ता, ऑर्बिटल अलग चीज है, ऑर्बिट है भाई। चंद्रयान जब गया चंद्रमा पे, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई, यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई और ये लो जी इधर लैंड हो गई, ऐसे नहीं हुआ था, है ना, ऐसे नहीं हुआ था। ऑर्बिट को हम शेल नहीं बोल सकते, नूपुर, ऑर्बिट को हम शेल नहीं बोल सकते। मैं समझ रहा हूं आपने पिछले क्वेश्चन में उसमें शेल, उसमें वो पूछा हुआ है एनर्जी, बट एनर्जी उसकी वही होगी जो शेल की एनर्जी होगी, उसमें बैठे हुए ऑर्बिटल की भी एनर्जी वही होगी, बट शेल और ऑर्बिटल सेम नहीं होते हैं एनर्जी वाइज, वो चीज आपकी वहां पर आएगी। ठीक है, तो चंद्रयान भी जब चंद्रमा पे गया था, तो ये मान लो आपका मून है, तो सीधा जाके लैंड नहीं हो गया था वहां पर, है ना, वो पहले इसके ऑर्बिट में गया था। जैसे यहां पर पहुंचा, फिर ये चक्कर लगाने लगा। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाने लगा, फिर चक्कर लगाने के बाद फिर उसने ऑर्बिट चेंज किया, थोड़ा सा पास गया, यानी कि दूसरा ऑर्बिट पकड़ा, दूसरा ऑर्बिट पकड़ा, तभी तो अपन ये बैठ के देख रहे थे अभी लैंड हो रहा है, अभी लैंड हो रहा है। वो उस टाइम ऑर्बिटिंग ही हो रही थी, जो कई दिनों पहले नहीं शुरू हो गया था कि हाँ जी अब लैंड हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। तो वो ऑर्बिटिंग में चक्कर ही हो रही थी। फिर जब बिल्कुल ही करीब ऐसे जाते जाते यहाँ पर इंजन बंद हुआ, और इंजन बंद होने के बाद वो फिर सीधा वहां पर लैंड हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा फ्लाइट गई और वहां पर लैंड, वैसे नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑर्बिट समझ में आ गया। अब ये सीधा सा फॉर्मूला आपको लगाना होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, सिंपल सो, है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरियम प्लस 3 हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के इक्वल बेरिलियम की कौन सी ऐसी वो होगी जो सेम रेडियस देगी। ठीक है, देखो भाई यहां पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये हाइड्रोजन के लिए कह रहा है ग्राउंड स्टेट सबसे कौन सी मानी जाएगी, n इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट के लिए 0 माना जाएगा या 1। ग्राउंड स्टेट अगर किसी की कह रहा है तो उसके लिए n 0 माना जाएगा या n 1 माना जाएगा। भाई पार्टिसिपेट किया करो, है ना, थोड़ा बातचीत वाला क्लास चलता है अपना, है ना, तो अपना बोलते रहना जो भी। हाँ मुझे ये आता है गुरुजी, फॉर्मूला ही पटक पटक के फेंक रहे हो, ये अपनी नोटबुक से देख कर ये अल्लाह जी लिख दिया, हमारे कॉलेज में ये चल रहा है गुरुजी, वो नहीं, है ना, वैसे पार्टिसिपेशन। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट वाला रेडियस है ना, मतलब जो ये वाला है हाइड्रोजन के लिए, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, तो वो कह रहा है जो ये दूरी है ना हाइड्रोजन के लिए, वो बेरिलियम प्लस 3 के, वो बेरिलियम प्लस 3 के कौन सी दूरी के इक्वल होगी, वो कौन सी, Rn। अरे आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि उसने कहा कि बेरिलियम प्लस 3 का मुझे ऐसी स्टेट जाननी है जिसकी रेडियस क्या हो, इक्वल हो हाइड्रोजन के
1 के, यानी कि यहां पर हम आर एन लेंगे बेरिलियम के लिए और हाइड्रोजन का क्या लेंगे, R1 लेंगे। तो भाई सीधा यहां पर 0.529 है, एन स्क्वेयर है, तो बेरिलियम का मुझे एन नहीं पता, मगर बेरिलियम का मुझे जेड पता है। हाँ हाँ ठीक है सलोनी, दिक्कत टेंशन नहीं लेने का, देंगे समय देंगे, खूब समय है, दे समय दे देंगे, टेंशन मत लो। उतार नहीं पाए थे क्या यार अब लोग? फिर वो मोहित भाई आ जाएगा, अरे जल्दी बढ़ा भाई, स्नैक्स का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा तेज कर रहा था। जेड, ठीक है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम के लिए जेड कितना है, बेरिलियम का जेड कितना होगा, 4 होगा एटॉमिक नंबर, और इसका कितना होगा, जेड कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर कितना होगा, 0.529, एन स्क्वेयर कितना है, इसका 1 स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जेड कितना हो जाएगा, 1 स्क्वेयर। तो ये तो खत्म ही है, यानी कि यहाँ से 1 घटा, एन स्क्वेयर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि एन कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि इस बात का मतलब समझे आप, कि बेरिलियम प्लस 3 का जो R2 है ना, वो हाइड्रोजन के R1 के इक्वल है, वो हाइड्रोजन के R1 के इक्वल है। समझ में आ रही है बात? बोलो जी, आराम से उतारिए इसको, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अभी तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? समझ में नहीं आया तो पूछिए, साक्षी, सलोनी। क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका आंसर समझ में आ गया, बस यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या बातें हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दो चीज बताता है, एक एनर्जी ऑफ शेल बताता है, एक एनर्जी ऑफ शेल हमें बताया, और एक उसने रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताया, ठीक है। हमने क्या किया, समझ नहीं आ रहा, चलो दोबारा देख लो, ये समझ में आया, कहाँ तक समझ में नहीं आया? भाई कोई जिसको समझ में आ रहा हो वो भी बोल दो। एनर्जी ऑफ शेल तक क्लियर है मामला, एनर्जी ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ शेल तक मामला क्लियर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दो चीज बताता है, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला जस्ट ये, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब क्या, यहाँ पर ये जो है ये दूरी बताता है, ये दूरी बताता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, R4 हो गया, ये दूरी बताता है, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ तो यार आने वाले भी तो बोलो भाई, मैं तो भाई ऐसा हैरान ही हो गया कि ये तो पहली बार हुआ है कि जिनको आया वो भी तो बोला करो भाई, इसमें क्या। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, दोबारा से मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, दोबारा से मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या था, वो हमें कह रहा है कि कौन सी बेरिलियम+3 की कौन सी स्टेट होगी, यानी कि एन की वैल्यू जो सेम ऑर्बिटल रेडियस रखेगा, जो कि ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए अगर वो ग्राउंड स्टेट बोल रहा है तो हाइड्रोजन के लिए वो R1 कह रहा है, ठीक है। भाई वो ये भी कह सकता था ग्राउंड स्टेट है तो R1 हमने ले लिया, ठीक है, वो कह सकता था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन की, तो इसके लिए भाई ये न्यूक्लियस है, ये n=1 ये ग्राउंड हो गया, n=2 क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, मगर उसने ग्राउंड स्टेट का, तो हाइड्रोजन के लिए 1 आया। बेरिलियम+3 के लिए वो पूछ रहा है तो इसके लिए हमने Rn कह दिया। अब ये क्योंकि सेम करवाना चाहता है तो हमें इसको इक्विवेलेंट करा दिया R1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन में जेड, ये बेरिलियम के लिए भी लगेगा, बेरिलियम+3 के लिए भी लगेगा, और ये हाइड्रोजन के लिए भी लगेगा, 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन में जेड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब भाई यहाँ पर n आपको नहीं पता तो n आपने एज इट इज रहने दिया, n यहाँ पर n स्क्वेयर ही रहने दिया आपने, ठीक है। z आपको पता था, z बेरिलियम के लिए 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, ठीक है, 4 होता है। यहाँ पर 0.529 है। इसका n आपको पता था, उसने बताया है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट 1 ही होती है। z इसका पता है 1, ये तो 1 और 1 तो 1 ही बनेगा। इससे मैंने इसको काट दिया, n स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। यहां से n कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं बेरिलियम +3 की R2 इक्वल होगी हाइड्रोजन के R1 से। इससे हमने ये समझा, उतारिए इसे। समझ में आया? उसका कुछ नहीं है, वो +3 नहीं है। वो प्लस थ्री इसलिए दिया है क्योंकि ये सारी बातें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए चल रही होती हैं। ये सारी बातें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए चल रही होती हैं। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब जो आपका ये शुरू हो रही होती है, मतलब जब ये रेडियस वगैरह शुरू हुई थी, एनर्जी वगैरह, मतलब बोहर मॉडल वाली जो बातें हैं, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चल रही होती है। तो अगर हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन ऐसा ही दिखेगा आपको। अगर हीलियम दिया होता यहाँ पर तो उसने हीलियम पॉजिटिव दिया होता, लिथियम दिया होता तो लिथियम 2 पॉजिटिव दिया होगा, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। इन सब में इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम पॉजिटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 उसने दान कर दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 3 उसने दान कर दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वही चीज है, उसकी टेंशन नहीं है। उस बेरिलियम +3 का कौन सा स्टेट आपसे पूछा था, क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा यहां पर इसमें कुछ नहीं है। 2 फॉर्मूले ध्यान रख लेना, एनर्जी का और रेडियस का, ठीक है, एनर्जी का और रेडियस का 2 फॉर्मूले ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक उतार लिया होगा अब तक, है ना भाई? अगर किसी ने कुछ ना उतार पाया हो, वो ऐसा है ना कि भाई अब तो हम तो भाई रूस गए जी, हैं जी, अब तो जी हमारा तो मूड खराब हो गया, मैं उतार रहा था, मास्टर आगे चला गया। इतने बच्चे हैं, सबका पेस पकड़ना इम्पॉसिबल ही होता है एक तरीके से। तो अगर किसी का कुछ रह जाए तो वो बाद में पीछे आके देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी पूरी कोशिश रहेगी सबको समय मिले। पर ऐसे नहीं जी रहे भाई, मैं ना आऊं भाई, अब तो मैं नहीं आऊंगा इनकी शादी में जी, हमें तो पूछा ही नहीं आगे जाने से पहले, अब कर लो शादी भाई, हम ना आए। एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है? एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर एक सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हम इसे कहते हैं, है ना? ये इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सब शेल के बारे में देता है, ठीक है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब सब शेल कौन कौन सी पॉसिबल है? सब शेल कौन कौन सी पॉसिबल है, आइए समझते हैं। जैसे कि भाई इसे डिनोट किससे किया जाता है? एल से इसे हम डिनोट करते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल क्या क्या है, ध्यान से ना कोशिश, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि भाई हम तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नेट का तो अलग ही है ना, इज्जत ही अलग हो रखी है। अंकल आंटी बाहर, हर बच्चा, बच्चे से बूढ़े तक, बेटा नेट क्लियर है तो इज्जत ही, मतलब एक हुआ अलग है नेट का, सीधा ही अखबार में। ये तो हमारे वहां भी है ना, लोग बड़ी बड़ी अचीवमेंट छोड़कर, अरे लड़के का नेट क्वालिफाइड है, लड़की का नेट क्वालिफाइड है,
तो हम क्या करते हैं, हम इस दबाव में आ जाते हैं कि हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो आधा टाइम तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम बड़ा गेम खेल रहे हैं। अब बड़ा गेम खेल रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा हर बार, कहीं तो किसी वहम में हो, ऐसा हम अपने आप को सोचते हैं। जैसे मैं अपने आप को ऐसा सोचूंगा, अगर मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा अपने दिमाग को बोल रहा होता हूँ, भाई हर बार समझ में नहीं आएगा, कहीं तुझे लग रहा हो ये मक्खन है, ये मक्खन नहीं है, ये नेट है। समझ, अब वो मैंने माना मक्खन नहीं है, नेट है ना, समझ में नहीं आएगा, वो माना। और ये तब होता जब आप यहाँ पर ना आए होते। अब आप आ गए हो मेरे पास और हमारे पास, सबके पास, तो आपको अब समझ में आएगा। तो आपका जो बैठने का जो वो होना चाहिए ना, बैठने का जो एक इंटेंशन या फिर आपका माइंडसेट, वो ये होना चाहिए कि भाई मुझे आ जाएगा समझ, मुझे एक बार में ही आ जाएगा और बहुत लोगों को आएगा, ठीक है। तो ऐसे डरना मत कि पता नहीं क्या बहुत खतरनाक कुछ बड़ा पढ़ रहे हैं। बड़ी चीजें भी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी, जिससे भी आप डरते हो, जितनी भी चीजें, आज मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं सीधा तो आप कहोगे भाई यार अपन जा रहे हैं कुछ और करेंगे तैयारी। वो भी चीजें आएंगी और वो समझ में भी आएंगी, ठीक है, वो समझ में भी आएगी। बस अपन ने क्या है, अधूरी अधूरी पढ़ रखी है, और किसी ने एकदम क्वेश्चन सोल्व होने वाले माइंडसेट से नहीं पढ़ाया। यहां पर कॉम्पिटेटिव में जब अपन पढ़ रहे होते हैं, अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। तो आप अभी मत घबराओ कि भाई मैं तो एक एवरेज रहा हूं, मैं तो हमेशा से ही एवरेज रहा हूं, है ना। ये बातें मैं बार बार नहीं करूंगा, पहले एक तो मैं बता दूं भाई, है ना, ठीक है। और थोड़ा समझ रहे हो, तो इतना डरने का नहीं भाई, ठीक है। बढ़िया बढ़िया चीजें भी समझ में आएंगी, सारी सारी अंदर तक बातें भी आप जानोगे। तरीका अलग होता है, यहाँ पर प्योर माइंडसेट ही वो है कि आप आए इसलिए, और मैं भी इसीलिए आया हूँ कि आपको जो है वो आपको सब चीज मिले, ठीक है। तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। तो पहला अटैक हमेशा ये रखना कि आ जाएगा समझ। पहला अटैक ये नहीं लिखना कि कब इसकी बोलती बंद होए और मैं लिखूं भैया रिपीट। अपने को क्या जा रहा है ये 6 अक्षर लिखने में। तो आराम से सुन लो, देखो, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल क्या होता है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल आपके पास होती है 0 to n-1। मतलब एल की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 0 से n-1, क्योंकि सबशेल को डिफाइन कर रहा हूं और सबशेल यहां पर है और शेल यहां पर है। तो सबशेल में मतलब सबशेल कितनी पॉसिबल होंगी वो शेल बताएगा आपको। भाई आपके शहर में वो आपको, अगर सबशेल है ना, सबशेल कितनी होगी वो शेल के थ्रू पता लगेगा। जैसे कि भाई मान लो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। मेरे पास एन की वैल्यू 3 है। अब मैं इससे पॉसिबल एल की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 to 3-1 यहां पर पॉसिबल होगी, यानी कि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब क्या होता है भाई, एल की वैल्यू जब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 0 से क्या होगा, एस सबशेल होगी भाई, 0 से एस सबशेल बोलते हैं, 1 से पी सबशेल बोलते हैं, और 2 से क्या बोलते हैं भाई, डी सबशेल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलती है मामली, इस तरीके से मामला चलता है, 3 4 SP D F G, इस तरीके से मामला चलता है, ठीक है। जैसे कि कभी भी क्या आपने, किसी ने 1P सबशेल चुना है, कोई ऐसा महारथी हो जो कह रहा हो कि हाँ जी 1P होता है भाई, हमारे मोहल्ले में तो पड़ती है 1P सबशेल। कोई ऐसा है जिसने सुना हुआ हो 1P सबशेल, कोई भी ऐसा हो 1P सबशेल जिसने सुना हुआ हो। तो भाई अगर यहां पर अपन देख रहे हैं, ये होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अगर मेरा N1 है ना, तो इसके लिए क्या है, N1 हो गया, N1 हो गया, L भी 1 हो गया, ये हो ही नहीं सकता। N और L कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। N हमेशा हमेशा बड़ा ही रहेगा। यहां पर ध्यान रखना, अगर N1 होता है तो उसके लिए L की वैल्यू हम सिर्फ 0 हो सकती है, 0 to n-1, यानी कि 1-1 यानी कि 0 0, सिर्फ सिर्फ 0 हो सकती है। तो n अगर 1 है तो उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, यानी कि यहां से सिर्फ 1s निकल कर आता है। दौड़ाया था कभी दिमाग इस बात पे कि हाँ ऐसा होता है, क्या ये बात पे कभी दिमाग दौड़ाया गया था। मैं गुरुजी हम तो क्या ही पता, हम तो कॉपी में 1P लिख दी थी 2-3 बारी जी, हमने तो लिखी हुई थी। क्या कभी हमने 2D सबशेल के बारे में सोचा है, घूमते फिरते चलते फिरते कभी ध्यान से हुआ, क्या हमने 2D सबशेल के बारे में सोचा है।
2D भी सबशेल नहीं होती, क्योंकि भाई अगर यहां पर n कितना है 2 है और l भी कितना है 2 है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि फॉर n, अगर फॉर n इज इक्वल टू 2 है मेरे भाई, फॉर n इज इक्वल टू 2, पॉसिबल l कितना होगा? पॉसिबल l होगा जी 0 to n-1, यानी कि 0 to 2 - 1, यानी कि 0 और 1। इसीलिए सेकंड सबशेल के लिए 2s और 2p होता है, थर्ड के लिए 3s 3p 3d होता है। इतना तो चाइल्डहुड में ही पढ़ा होगा हमने शायद। समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? सबशेल समझ में आ गया। अभी हमें क्या बताना था? सिर्फ सबशेल बताना था। उतार लो भाई, है ना। अब देखो क्या होता है कि हमें सबशेल में भी ऑर्बिटल पूछ सकता है ना। भाई मैं आपको कह दूं, मान लो मैंने आपको कह दिया कि मुझे फिफ्थ शेल है ना, पांचवी जो पूरी शेल है उसमें मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दे कितने बैठेंगे, है ना। पांचवी जो सबशेल, पांचवी जो शेल है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कितने बैठे? जैसे मान लो मैंने आपको कहा फर्स्ट शेल है, मैंने आपको कहा फर्स्ट शेल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे? आप क्या करोगे? आप कहोगे सर फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए सिर्फ 1s पॉसिबल होता है, आप ये कहोगे, ठीक है। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते, तो आप कह दोगे 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, ठीक है। ये इजी है आपके लिए। डीपीपी इसमें नहीं मिलेगी, अगले लेक्चर में मिलेगी, पहले लेक्चर में नहीं मिलती है। मगर किसी और हायर शेल की अगर मैं बात करूं, किसी और हायर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना हो, तो मुझे इस तरीके, पहले मैं इसके लिए सब शेल निकालूंगा, है ना भाई। इसके लिए मैं सब शेल निकालूंगा, फिर उस सब शेल में मैं नंबर ऑफ एक उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालूंगा, उस नंबर ऑफ ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा। एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में, ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, उतारो मत, अभी समझा रहा हूं, उतारो मत। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, साइड में लिख लिया करो अगर लिखना हो तो, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है एफ में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इस तरीके का, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो वो फॉर्मूला आपके पास होता है भाई क्या, 2l+1, ठीक है। वो फॉर्मूला आपके पास होता है 2l+1। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आपसे पूछ लिया जाए, तो उसमें क्या कर दोगे आप सिर्फ कर दोगे 2 × 2l+1, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि भाई आपको आज पता है ना, आपको पता है एफ, अगर मैं आपको कह दूं कि डी सबशेल है मेरे पास क्या है, डी सबशेल है, मेरे पास क्या है भाई, डी सबशेल है, मेरे पास क्या है, डी सबशेल है। डी सबशेल पे अगर हम बात कर रहे हैं, डी सबशेल पे अगर मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल डी सबशेल में कितने हैं, तो भाई यहां पर क्या लगाएंगे, 2l+1 लगाएंगे। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 + 1 यानी कि कितने आ जाएंगे, 5 ऑर्बिटल आएंगे। 5 ऑर्बिटल आएंगे डी सबशेल में, इसी वजह से हम बहुत आराम से ये 5 डब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, देखो भाई, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? डी सब, अब जैसे मान लो आपके पास पी क्या है, अगर आप, मैं सिर्फ पी बोल रहा हूं, पी एक सबशेल है। अगर मैं आपको कह रहा हूं पी सबशेल है, पी क्या है, एक सबशेल है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैं निकालूंगा, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है कि ये सीधा होगा 2 1 + 1, ठीक है, यानी कि 3 होगा। और सर 3 ही तो डब्बे बनाते हैं हम, ये रहे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे, 6। अगर पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 6। अगर वो कह रहा है कि पी ऑर्बिटल में, तो किसी भी ऑर्बिटल में दो ही बैठते हैं, चाहे वो पी का ऑर्बिटल हो, चाहे एस का हो, चाहे जी का हो, चाहे एच का हो। ऑर्बिटल और सबशेल में अंतर समझ में आया? ये पूरा घर क्या है, सबशेल है। ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है। ये डी में ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये पूरी एक सबशेल है, एक सबशेल दो, ये पूरी एक सबशेल है, ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, पांच ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल में पूछ रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, चाहे किसी का भी ऑर्बिटल हो, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई। चलो, अब यही चीज सीधी यहां से भी आपको बतानी जाएगी, यहां पर भी है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वेयर, ठीक है। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वेयर। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि सेकंड शेल में मुझे ऑर्बिटल बता, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड शेल में मुझे ऑर्बिटल बनाने के लिए, मैं सेकंड है तो सेकंड में 2s हो सकता है और 2p हो सकता है, 2d हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। 2s में एक ही डब्बा होता है और 2p में क्या होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए, 4 आ गए, टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। तो मैं सीधा ही फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पर एन स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर, और ये भी कितने पे पहुंचेगा, 4 पे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है, ये भी 4 पे ही पहुंचेगा। अगर मेरे पास थर्ड शेल में कोई ऑर्बिटल पूछ रहा है कि मुझे थर्ड शेल में ऑर्बिटल बता, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पूरी थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो थर्ड शेल में पहले सब शेल देखी जाएगी कि इसमें 3s सब शेल हो सकती है, इसमें 3p सब शेल हो सकती है, 3d सब शेल हो सकती है। 3s में एक डब्बा होता है, 3p में 3 डब्बे होते हैं, 3d में 5 डब्बे होते हैं। तो टोटल डब्बे कितने हो गए, 5 और 3 8 और एक 9, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहां से कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 9। तो मैं सीधा ही लगा सकता था n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये लंबे समय तक आपके पास रहेगा, चिंता मत करना, ये लंबे समय तक आपके पास रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि, देखो, एक ये मत प्रेशर लेना कि ऊपर तो लोगों ने आंसर ही बता दिया था, अब मैंने आज आपको पढ़ा दिया, कल मैं किसी और को आपके सामने पढ़ाऊंगा, आप भी बता सकोगे आंसर, उसमें कोई बड़ी बात, उसमें उस चीज को देख के कई लोगों को पता है क्यों समझ में नहीं आता कि भाई बगल वाला इतनी जल्दी आंसर कैसे कर रहा, अपनी तो छोड़ दे भाई, बगल वाला कैसे आंसर कर रहा है, जो साइड में बैठा है वो आंसर इतनी तेज कैसे कर पा रहा है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अपने को खुद का देखना है भाई, है ना, बिंदास आराम से खुद का देखना है, टेंशन नहीं लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का ये फॉर्मूला होता है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए एक शेल में, तो कितने बैठा सकते हो, एक ऑर्बिटल में दो बैठते हैं तो सीधा मैं 2n² कर दूंगा। बोल भाई हाँ या ना, क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे फिफ्थ शेल है, फिफ्थ शेल में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम बिठा सकता है, तो क्या आप लोग नहीं बता सकते हो कि मैं 2n² लगाऊंगा सर, यानी कि 2 × 5 का स्क्वायर लगाऊंगा, 25 दूनी 50 लगाऊंगा, 50 आएगा या नहीं आएगा? उतारिए सारी चीजें।
बन जाएगी बात। फॉर्मूला कैसे आया ये तो मैंने बताया ही नहीं है। फॉर्मूला बताया मैंने तो आपको, है ना। एन स्क्वेयर था, एक शेल में कितने एन स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर से यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 2n स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास, जैसे मान लो मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन फोर्थ शेल फॉर पी सबशेल रिस्पेक्टिवली। कितने कितने इलेक्ट्रॉन आप बिठा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, फोर्थ शेल में आप कितने बिठाओगे और फोर पी सब शेल में आप कितने बिठाओगे, दो आंसर होंगे कि फोर शेल के इतने और फोर पी सब शेल के इतने, ठीक है। फोर्थ शेल में आप कितने बिठा सकते हो उसका आंसर, और फोर पी सब शेल में कितने बिठा सकते हो उसका आंसर। फोर्थ शेल में आप कितने बिठा लोगे भाई, है ना? यहाँ पर क्या करोगे, 2n स्क्वेयर करना है शेल के लिए, यानी कि कितना आएगा, 32 आएगा, है ना। फोर पी सब शेल में भाई, फोर पी हो, टू पी हो, कोई भी हो, फोर पी हो, टू पी हो, थ्री पी हो, फाइव पी हो, अगर पी सब शेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाई अगर पी सब शेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। इसमें क्या 10 और इतना लेकर आ रहे हो, यहाँ पर पी सब शेल तो भाई इतना ही होता है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना था, पी सब शेल तो इतना ही होता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा ये 32 इलेक्ट्रॉन सोच सकते हो कैसे बैठे होंगे, सोचे कैसे बैठे होंगे 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ कहाँ पर है। देखो n इजिकल टू 4 है, तो l कौन कौन सा होगा इसका, 0 to 4 - 1, यानी कि क्या होगा, 0 से 0 to 3 होगा, यानी कि क्या होगा, 0 1 2 और 3, यानी कि आपके पास 4s होगा, आपके पास 4p होगा, आपके पास 4d होगा और 4f होगा, ठीक है। ये होगा भाई। 4s में कितने डब्बे होते हैं, एक डब्बा होता है, यहाँ पर 3 डब्बे होते हैं, यहाँ पर 5 डब्बे होते हैं, और यहाँ पर आपके पास कितने होते हैं, 7 डब्बे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बैठेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दो, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन एफ में बैठते हैं। तो कितना हुआ, 18 और 14 32। इस तरीके से आपका आंसर 32 ही आया, जो हम सीधे फॉर्मूले से कर चुके थे, ठीक है। फॉर्मूले से हम कर चुके थे। बिल्कुल पॉसिबल होता है, 3s पॉसिबल ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं होगा भाई 3s, आज तक 3s ही नहीं देखा हमने। अरे, अरे 3s तो देखा ही होता है यार हमने। Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचपन में शायद लिखी हो, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 ही आगे यहाँ पर गिर रहा था। 3s1 तो बिल्कुल होगा, जोरों शोरों से होगा, इसमें क्या दिक्कत है। जब 4s हो रहा है, s तो सबके लिए हो रहे हैं ना, 1 के लिए ही हो रहा है जब, कोई दिक्कत कोई समस्या। अरे बन जाएगी बात या नहीं बन पाएगी। चलें आगे, चलिए। इसके बाद अपन को क्या पढ़ते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने मुझे क्या बताया, शेल के बारे में बताया। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने मुझे किसके बारे में बताया, सब शेल के बारे में बताया। आपको लेक्चर जो चल रहा है, जो चीज चल रही है, उसी की टेंशन लेनी है, बाद में आगे जाके क्या क्या आता जाएगा वो होता जाएगा भाई, ठीक है। आज ही सारी टेंशन लेंगे तो भाई फिर जिएंगे कब, है ना। आराम से मस्त रहो। प्रिंसिपल पढ़ लिया, एजीमुथल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ोगे आप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी बीच में मैं क्वेश्चन दिखाता रहूंगा आपको, तो उसकी चिंता मत करना भाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या हेडिंग डालेंगे जी,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने हेडिंग डाली, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है ml से, ठीक है। और इट गिव्स, इट टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना, इट टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब सर ये क्या चीज है, समझते हैं एक बारी। मतलब ये आपको ये बताता है कि भाई इस सबशेल में 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, तो ये कहता है कि इसकी 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक ये एक्स के अलोंग, एक ये वाई के अलोंग और एक ये जेड के अलोंग, ठीक है। तो इसी वजह से आज आप ये पी में 3 डब्बे बना पा रहे हो। यानी कि जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल होगी उतने ही ऑर्बिटल वहां पर होंगे, है ना। यानी कि एक तरीके से ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही बता रहा है। भाई अगर मान लो किसी की ओरिएंटेशन 3 पॉसिबल है तो वो 3 ऑर्बिटल है ना। 5 ओरिएंटेशन, 4 ओरिएंटेशन, अलग ऑर्बिटल्स में जब हम जाएंगे तब वहां पर आपको बताएंगे। अभी के लिए आपको क्या जानना है कि ये ओरिएंटेशन बता रहा है ऑर्बिटल्स की, यानी कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बता रहा है। जितनी m की वैल्यू होती है, m जस्ट m भी लिखा आ सकता है या ml भी लिखा आ सकता है, दोनों ही चलेगा। जितनी m की वैल्यू होगी उतनी ही ओरिएंटेशन होगी ऑर्बिटल्स की और उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। जैसे भाई अब ये पॉसिबल वैल्यू क्या है ml, ये होता है -L2 प्लस एल, -L से लेकर +L तक पॉसिबल होता है। जैसे मान लो आज आप d में 5 ऑर्बिटल क्यों लिखते हो, डी में 5, आप कहोगे सर ये इस फॉर्मूले से, अरे ये फॉर्मूला भी कहीं से आया होगा। डी में आप 5 ऑर्बिटल क्यों लिखते हो, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसके लिए एम एल की वैल्यू कितनी हो गई, -2 से +2। यानी कि आप क्या कह सकते हो, -2 -1 0 +1 और +2। क्योंकि 5 वैल्यू पॉसिबल है, इस वजह से 5 डब्बे बनते आए हैं डी के अंदर। बोल भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पता है ये पूरा लेक्चर वही है जो हमें पूरी जिंदगी भर दिखता रहा है, बस हम उसे अब बिल्कुल साफ कर रहे हैं, चश्मा साफ कर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है भाई, आधे से ज्यादा को ही लगा हुआ होगा। मुझे लगा हुआ है तो ऐसा लगता है मुझे सबको ही लगा हुआ है। चल जाएगी बात, है ना। तो ये आपके पास होता है, इस तरीके से आपके पास होता है, ठीक है। अब जैसे स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर, यहां पर मैंने क्या लिखा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर आपका ये कहता है कि 2 पॉसिबल स्पिन है, 2 स्पिन्स आर पॉसिबल, 2 स्पिन पॉसिबल है ना। 2 स्पिन आर पॉसिबल, 2 स्पिन आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर ये है तो इसके लिए एस, एस कह दो, स्मॉल एस कह दो या फिर एम एस कह दो, ये क्या होगा, स्मॉल एम एस कह दो या फिर एस कह दो, ये क्या होगा, +½ होगा। और अगर ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज तो जो आपके एम एस की वैल्यू है या फिर एस की वैल्यू है ये -½ के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। डी के लिए एल की वैल्यू 2 कैसे ली, यही नहीं समझ में आया। डी के लिए एल की वैल्यू, भाई डी सबशेल है, डी सबशेल है मेरे पास, उस डी सबशेल के लिए मेरे पास एल की वैल्यू 2 ही थी। अब ये कैसे लिया, ये नहीं समझ में आया, तो भाई बताओ क्या ही करें। तो ये 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बता रहा था और ये कह रहा था कि n 0 नहीं होगा, बस इसने ये बात बताई थी, और 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा क्वांटम नंबर था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
इसने आपको सबशेल यानी कि नंबर ऑफ सबशेल कह दो, इसके बारे में आपको बताया। और यहां से आपने देखा एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। फिर आपके पास आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बता रहा है। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बता रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है? ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। जितनी वैल्यू इसकी होगी -L 2+L, ठीक है ये। और यहां पर ये आ रहा है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ने आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। वो ही चार चीज मैंने ली थी, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। और यही चार चीज हमने यहाँ शुरू में ली थी, अगर आपको याद हो तो। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन्हीं चार चीजों के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। यहां पर स्पिन इसमें इतना ही है कि s+½ हो सकता है, और s क्या हो सकता है? -½ हो सकता है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आई थिंक 12th लेवल से ऊपर हो। मतलब ये अपन उस लेवल पे हैं। अभी किसी को लग रहा हो कि मैंने इसमें बहुत MSc का कुछ एलिमेंट ऐड किया है या कुछ और एलिमेंट ऐड किया है, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। अब इससे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है। अभी जैसे मैं आपसे पूछूंगा अभी कि कौन कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, कौन कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, कौन कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर इम्पॉसिबल है। सब कुछ पढ़ाया जाता है ना, सब कुछ अरे बता तो दिया भाई, ओरिएंटेशन का उसके डेफिनेशन लिखो, गूगल कर लो भाई, डेफिनेशन ही लिखनी है तो बताया तो है कि वहां से क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये बात बताई तो सही है कि भाई ओरिएंटेशन आपको, जैसे कि पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल जो है वो तीन ओरिएंटेशन भाई, तीन एक्सिस में एक्सिस वाला है वो। या तो वो एक्स एक्सिस भाई, ये जैसे आपका ये एक्सिस है, ये उतारना मत भाई, इसको उतारने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपका कोई एक्सियल ऑर्बिटल है जो सिर्फ एक्सियल है, तो अब इसकी तीन ओरिएंटेशन हो सकती है, या तो वो इस तरफ ऐसे रह ले, या वो इस तरफ ऐसे रह ले, या फिर वो इस तरफ ऐसे रह ले। तो ये तीन तरीके से रह सकता है, इसीलिए आपके पी एक्स, पी वाई और पी जेड निकलते हैं। अब वो ओरिएंटेशन मेरे को पी की अपन ध्यान रख सकते हैं, सबकी ओरिएंटेशन अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। सबकी ओरिएंटेशन अपने को ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा है ना, सीधा सा आपको ये बात ध्यान रखनी है, सीधी सी ये बात ध्यान रखनी है कि ओरिएंटेशन से मुझे पता क्या लग रहा है कि जितनी ओरिएंटेशन है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन से सिर्फ मुझे ये पता लग रहा है और मुझे ये ही पता लगाना है, जितने ओरिएंटेशन है उतने ही ओरिएंटेशन, जितने मेरे पास ओरिएंटेशन है। मान लो तीन ओरिएंटेशन निकल के आ रहे हैं तो तीन मुझे निकालने नहीं है, मुझे निकाल के देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ml की वैल्यू निकालनी है। भाई मेरे पास f सबशेल है, f सबशेल है मेरे पास। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं तो इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप फॉर्मूला लगा दोगे सीधा 2l+1। मगर वो 2l+1 आया कैसे, वो 2l+ कैसे आया? भाई मैं कुछ पढ़ा रहा हूं वो तो सुन लो, कि क्या यूज करना है वो तो सुन लो भाई। एफ सबशेल है, यहां से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर निकालना है तो अपने टोटल ऑर्बिटल निकलता कैसे? टोटल ऑर्बिटल निकलता है जितनी ml की वैल्यू पॉसिबल हो, यानी कि उसकी जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हो। तो उसकी ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल होगी? ml से, यानी कि इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो इसकी -3 से लेकर +3 तक जाएगी, यानी कि कितना होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अपने को कभी भी निकाल निकाल के नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं। अपने को वैल्यू देखनी है, और ना ही कहीं निकाल निकाल के दिखाई जाती है। अपने को सिर्फ वैल्यू देखनी है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू देखनी है वो, ठीक है। बोलो भाई। तो यहां पर आपके पास कितना आया? यहां पर आपके पास क्या आया? यहां पर आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 7 ऑर्बिटल्स हो गए। ऑर्बिटल्स कितने हो गए भाई? 7 ऑर्बिटल्स यहां पर हो गए।
कितने लोगों को अभी तक पढ़ाई हुई बातें सारी क्लियर है? भाई कोई सब प्रॉब्लम वाले ही हैं क्या? किसी को राइटिंग नहीं समझ में आ रही है? कोई बिना प्रॉब्लम वाला है यहाँ पर? अगर है तो भैया थोड़ा सा अपना इनपुट दे दीजिए। तो भाई बोला करो ना यार, ना बोलना चाहिए ना भाई। इसी में अपन पूरा 2-2 3-3 घंटे निकल जाएंगे अगर बोलोगे नहीं तो। बोलते क्यों नहीं यार? चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आपके सबके होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोई पहली पहली बार देख रहा है ना कुछ चीज, कोई चीज कोई पहली पहली बार देख रहा है और वो समझ रहा है कि भाई ये नहीं रुक के ही चलेंगे एकदम, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत करनी होगी भाई, है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, बैठ के देखना होगा। अगर हम बेसिक बेसिक बातों पे वो करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी होगी भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, करो भाई, साथ हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum number is not possible, set of quantum number is not possible, इनमें से कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो, ठीक है। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, इन चारों बातों को यूज करके आपको ये सारी करनी है कि भाई अगर मेरा एन ये है तो एल ये ही होना चाहिए, है ना। इन चारों बातों को यूज करके कि भाई मेरा एन ये है तो उसके लिए एल ये होगा, एल ये है तो उसके लिए एम ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। कौन सा नोट पॉसिबल है, बहुत सारे लिखूंगा, आप बस करते चलो। अपनी अपनी नोटबुक में कर लेना बस, है ना। दिव्या क्या हुआ? ऐसा लग रहा है यार, यार कहाँ फंस गए? भाई किस किस ऐसा लग रहा है क्या कहीं हम हो गया? अरे भैया कहाँ ही आ गए यार।
भाई मैंने इज नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है तो मुझे इज नॉट पॉसिबल का आंसर दे दो। इतने सारे करो ना भाई, करो, दिमाग दौड़ेगा। बादाम बादाम खाना भाई, दूध वूध पीना, दिमाग दौड़ाना, नेट निकालना। सर सभी नॉट पॉसिबल हटाओ सर, गेम ओवर करते हैं। सभी नॉट पॉसिबल है, घर जाना है अपने। हम्म, चाय वाय पियेंगे। दिमाग लगाएं क्यों, जब आंसर 5 सेकंड में करके मैं बाहर निकल सकता हूं तो मैं पेपर में 3 घंटे बैठूं ही क्यों। एच तो मैंने दिया ही नहीं है ना। आओ भाई देखते हैं, देखें भाई पहला देखते हैं। पहला पॉसिबल है, अब मेरे साथ साथ चलते रहना भाई। पहला पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, पहला। पहला अगर हम बात करें पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो किस वजह से पॉसिबल नहीं है वो। एन मेरा 2 है, एन के लिए 2, अगर मेरा एन 2 है तो उसके लिए एल कितना होना चाहिए, एल कितना होना चाहिए, 0 1, ठीक है। 0 से n-1 होता है, 0 1 होगा, यानी कि एल पॉसिबल है। एल अगर 1 है तो मेरा एम एल क्या -2 हो सकता है, क्या एम एल -2 हो सकता है, नहीं हो सकता। एल अगर 1 है तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, देख लो, है ना। अभी जो बाद में आप, सर मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर, जी घबरा रहा है, इससे अच्छा हम आराम से अभी देख लेंगे तो सब समझ में आएगा। एम एल की वैल्यू -1 to +1 होगी भाई। अगर एल 1 है तो ये इम्पॉसिबल हो गया। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल हर्षिता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन अगर मेरा 3 है, सेकंड पॉसिबल और नोट, सेकंड पॉसिबल है या नोट। एन मेरा 3 है तो मेरे n = 3 के लिए एल की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 0 to n-। अब यार तुम ए बी सी डी डी एफ कर रहे हो, ये बाद में करना, अभी मेरे साथ साथ करो ना भाई, मेरे साथ साथ चल लो। एन अगर 3 है तो एल 0 पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। एल अगर 0 है तो एम क्या हो सकता है, -0 से +0 तो कोई चीज बनी नहीं, तो एम 0 ही होगा, और एस हाफ -हाफ होगा, तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल है ये ना, पॉसिबल है। देखो इसको अर्षिता कहाँ गड़बड़ करी है, देखो पॉसिबल है ये। अगर मेरा एन 5 है तो एल मेरा कितना होगा, 0 1 2 3 4, 4 है भाई, है ना। ये पॉसिबल है या नहीं है, तो 1 2 3, 3 तो पॉसिबल होता है। 3 है तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, -3 से +3, -3 से +3 में जाऊंगा तो बीच में -2 आएगा, -3 -2 -1, तो ये भी है, और ये लो जी, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत। पॉसिबल और नोट, डी की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, ये पॉसिबल है या नहीं है, बताओ बताओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉरी वोरी क्या, आराम से आओ देखो। डी, n = 4 है, एल ये पॉसिबल है या नहीं है, डी वाला। भाई एन 4 है, एल 4 हो सकता है, 0 से 4 - 1 यानी कि 3 तक हो सकता है, यानी कि ये ही गोला पकड़ा गया, तो इसी को ही हम काट देंगे, आगे मैं देखूंगा ही नहीं, मैं आगे देखने ही नहीं जाऊंगा। हाँ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे यहां पर मिल गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक, नॉट पॉसिबल। ई में आ जाओ भाई, ई देखो, ई के बारे में मैं पूछ रहा हूं। एन अगर 3 है तो एल 2 पॉसिबल है, बिल्कुल 2 तो सर पॉसिबल हो सकता है। अगर एल 2 है तो क्या एम की वैल्यू कितनी होगी, -2 से +2 होगा, यानी कि -3 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गोला पड़ गया यहां पर, ये भी गया। एन अगर 1 है तो एल की वैल्यू, यहां पर आ जाओ भाई, एफ आ जाओ।
एल की वैल्यू कितनी होगी भाई? एल की वैल्यू अगर मेरे पास एन क्या है, 1 है, और एल की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू 0 होगी। ये लो जी, गड़बड़ मिल गई, काटा मार देते हैं। एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है? सिर्फ 0 हो सकती है, 1s, यानी कि ये सारी कन्फिग्रेशन 1s के लिए लिखी हुई है, 0। अगर 0 है तो m भी 0 होगा, s भी, यानी कि ये सही है। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 1 होगी, 1 होगा तो m की वैल्यू -1 2 +1, -1 दे रखे है, s हाफ है। ये है भाई, यानी कि आंसर क्या आया? जो ए बी सी डी जी एफ कर रहे थे, है ना, क्या आंसर आया भैया? ए आया, डी आया, ई आया, और एफ आया। ईमानदारी से बता दो, जो तुम बड़े बड़े लिख रहे थे कि अरे मेरा तो एच भी आ रहा है गुरुजी, थोड़ा सा एच के बारे में बताओ ना, एच ऑप्शन में ही नहीं था। कितनों का आ रहा था? अंकिता, मानसी, नेहा। सब समझ गया पांडे जी, सब समझ गए। ओनली ई रोंग हुआ सर, हरलीन, ठीक है कोई बात नहीं। आदर्श सही है, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी तो ई के बाद ही लिखते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मीट है ना। अब भाई वो लोग है ना, अब क्या है ना कि वो बेचारे बोल, अब किसी को डाउट होगा वो बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी भारी जनता में वो हो गया है ना। तो अब भाई जिसको डाउट है वो पूछे, जिसको डाउट है अब वो पूछे, क्या डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू is -12 and spin quantum number is +12, then the electron is not, is definitely not present, देखो इसमें आराम से आपको लैंग्वेज समझनी है और फिर आंसर करना है। इज डेफिनेटली नॉट प्रेजेंट इन विच सबशेल, किस सबशेल में वो नहीं बैठा हुआ, या फिर कह दो किस ऑर्बिटल में वो नहीं बैठा हुआ ना। सबशेल में कह दोगे तो ऑर्बिटल अपने आप ही उसके अंदर आ गए, ठीक है। इसमें नहीं बैठा हुआ, ए है, एस, बी है, पी, सी है, डी, और एस पी डी, और डी है आपका एफ। एस सबशेल, पी सबशेल, डी, है ना। एस माइनस प्लस आपको कभी नहीं दिखेगा, एस माइनस प्लस आपको कभी भी ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि मुझे बता वहां पर क्या हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि फोन करके आपसे कहा जाए कि भैया वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं या 1 इलेक्ट्रॉन बैठा है तो आप बताओ, आप ऐसे नहीं बताओगे। ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे, जब ऐसे भरेंगे तो एस प्लस हाफ होगा, और जब ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, और जब ऐसे भरेंगे, ऐसे वाले में भरेंगे, तो एस माइनस हाफ होगा। यानी कि -12 और +12 दो वैल्यू पॉसिबल है।
देखो मेरे को यहां से क्या पता लगा, मुझे यहां से पता लगा कि भाई वो बोल रहा है कि मेरी एम एल की वैल्यू कितनी है, -1 है। एस की वैल्यू +½ है, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी एम एल की वैल्यू -1 है तो जाहिर सी बात है ये एस में नहीं बैठा हुआ, क्योंकि एस के अंदर ये 1s या कुछ भी ले लो आप, एस के अंदर यहां पर एल की वैल्यू भी 0 होती है और एम एल की वैल्यू भी कितनी होती है, एम एल की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, आंसर आएगा कि वो एस सब शेल में नहीं बैठा। क्वेश्चन समझ में आया भाई? बाकी सब के लिए तो होगा ही ना भाई, बाकी सब के लिए तो भाई मेरे पास देखो भाई सीधी सी बात है, मेरे पास P होता है, जो P होता है P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ml इसका -1 से +1 जाएगा, इसके लिए पॉसिबल है। इसके लिए L की वैल्यू 2 होती है तो इसका ml कितना जाएगा, -2 से +2 जाएगा, पॉसिबल है। इसका L कितना होता है, 3 होता है, इसका ml कितना जाएगा, -3 तो +3 जाएगा, यानी कि यहां पर भी -3 -2 -1 आएगा, -2 -1 आएगा और -1 यहां पे आ गया। समझ में आया? उसने बोल दिया कि मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, -1 है। ठीक है, अब बताओ किस में नहीं बैठा हो सकता, तो बैठा किस में नहीं हो सकता, सिर्फ एस में नहीं बैठा हो सकता, बाकी सबके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 पॉसिबल है। बोलो जी यस और नो। समझ में आया या फिर नहीं आया? कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक है तो बताइए। यहां तक रखेंगे हम हमारा आज का लेक्चर। क्लियर है भाई? चलिए 1-2 मिनट अपन, आपके पास अभी बातचीत आप कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक है तो बताओ। नहीं, जीरो ओरिएंटेशन नहीं है जी। एस की वैल्यू 0 का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू है, एम एल की वैल्यू 0 है यानी कि एक वैल्यू, यानी कि एक ओरिएंटेशन है। जीरो का मतलब ये तो नहीं जीरो, ऐसे तो पी सब शेल में भी तो जीरो तो आ ही रहा था एम एल, समझ रहे हो ना? वो नहीं है जीरो का। आप यूं ना देखो कि वो वैल्यू एक वैल्यू है भाई, एम एल 0 यानी कि 1 वैल्यू है जो 0 है, तो एक ओरिएंटेशन वहां पर होगा। देखो टेंशन वेंशन मत लेना भाई, मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूं बस, है ना? कोई पहली बार शुरू कर रहा है, जो थोड़ा सा जिसको घबराहट हो रही हो क्या चल रहा है, बस थोड़ा सा टाइम वो क्या करेगा, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, है ना, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वो उसके बाद जो भी डाउट होगा उसको एक बार रिकॉर्डिंग में देख के उसको कवर कर सकता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें भी थोड़ी बहुत हल्की हल्की इशू कभी क्रिएट करेंगी तो करेंगी, अदरवाइज सब कुछ समझ में आएगा। और अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, देखो इशू वो नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आ रहा, पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कुछ वो आप मतलब कि भाई ध्यान से नहीं सुन रहे हो, है ना, आप मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत रख रहे हो पढ़ने में, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी हमारा माइंड, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, हमारा माइंड पिछली बात सोच रहा होता है, इतने में मैं अगली बात बोल देता हूँ। ठीक है, तो वो अगली बात निकल गई, फिर अपन उसको सोच रहे होते हैं, इसीलिए अपने को पीछे जाके एक बार दोबारा देख लेने का। अगर मेरा कोई भी पॉइंट अटके, वहां पर ही लिखते वक्त ही वहां पर क्या करो, जैसे कहीं पर भी नोट्स बना रहे हैं, लिखते वक्त ही वहां पर गोला मार लो कि यार इस पॉइंट को मैं देखने दोबारा आऊंगी, और पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट लेक्चर। उस पॉइंट को पूरे लेक्चर के थ्रू में आपको नहीं चलाना। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि होएगा ही होएगा। बस आपको क्या करना है कि आपको थ्रू आउट अपने लेक्चर नोट्स अच्छे से रखने हैं, कोई बैकलॉग नहीं लगने देना है। और ये ध्यान रख लेना इस पूरी जर्नी में आपको कोई बैकलॉग नहीं लगने देना है, या बैकलॉग, आपका बैकलॉग मतलब लेक्चर इकट्ठे मत होने देना। ठीक है, आपको अपना जो नोट्स आपको बने हैं इसकी बहुत इज्जत करनी है, इसको बार बार रिवाइज करना है। नोट्स का रिवीजन ये बाद में बता रहा हूं, अभी नहीं, अभी तो एक ही लेक्चर हुआ है। जब मान लो मैं खड़ा हूंगा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में, है ना, जब मैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में खड़ा हूंगा तो आप समझ लो मैं पीरियोडिसिटी पढ़ा चुका हूँ, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूँ, मतलब 15 लेक्चर ये चले गए हैं, कोऑर्डिनेशन पढ़ा चुका हूँ, ओएमसी पढ़ा चुका हूँ, 30-40 लेक्चर यहाँ चले गए हैं, 30-35 लेक्चर यहाँ चले गए हैं, यानी ये लगा लो लगभग 70-80 लेक्चर हो चुके होंगे। तो 70-80 लेक्चर का कंटेंट आपको पढ़ना होगा, 70-80 लेक्चर का कंटेंट आपको
इसके साथ साथ जब ये चैप्टर चल रहा होगा तो उस 70-80 लेक्चर का भी कंटेंट आपको ध्यान रखना होगा। यही गेम होता है, सिर्फ सिर्फ यही गेम होता है अंत में, कि किसने पिछला ध्यान रख रखा है। पढ़कर सबको ही जाता है, अगर कोई कोचिंग में जुड़ा है तो सब सारी चीजें मैक्सिमम मैक्सिमम पढ़ेंगे, बट एंड में जो गेम ये रह जाता है कि भाई जब आखिर में हम थे, बड़े बड़े लेक्चर में थे, तो वो पुराना किसको कितना ध्यान था। बिल्कुल इनफ है भाई महक, कोई डाउट मत रखो उसमें। आपके लेक्चर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। अभी आपको पता है क्यों लगेगा, अभी आपको ये डाउट इसलिए लगेगा क्योंकि अभी पहला पहला काम हो रहा है। अभी आपके पास पीछे कितने लेक्चर हो चुके हैं, 20 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको लग रहा है वो तो कंप्लीट हो गया, आज सर ने पढ़ाया आज कंप्लीट हो गया, वो भी मुझे आता है ये भी मुझे आता है। ऐसे तो नेट थोड़ा ना निकलेगा, मुझे तो सब आ रहा है, सब आ रहा है तो नेट थोड़ा ना निकल जाएगा, कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। अभी हमें अपने को निकलता, अभी क्या होगा जब अपन पहुंचेंगे अप्रैल में, तो भैया बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो चुका होगा। आए, ये क्वांटम नंबर क्या है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या था भाई, अरे ऑर्बिट ही क्या था, चल भाई दोबारा इसको चलाते हैं सुनते हैं यार, क्या यार, तब ये चीजें होंगी। तो लैक ऑफ रिवीजन एक बारी क्या लगता है आपको कि नहीं होगा भाई। आशी और आंचल, दिसंबर तक सर कंप्लीट हो जाएगा सर, आपको क्या लगता है, बताओ क्या लगता है आपको कि ये कब तक जाएगा। जब आपका पेपर दिसंबर में है तो ये दिसंबर तक होगा ही होगा ना। अरे वो हो जाएगा भाई, पक्का हो जाएगा, जून में चलेगा क्या, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, दिसंबर में होएगा। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या भाई आप लोगों को, ए भगवान। जून इसलिए डला हुआ है कि उसकी वैलिडिटी जून तक दिखेगी, जिन लोगों ने जून वाला लिया हुआ है। लोगों ने दिसंबर का ही लिया हुआ है, कईयों ने, दो बैच हैं, मतलब दो बैच तो क्या, बैच एक ही है। दिसंबर में हो जाएगा आपका, इसमें अगर कोई डाउट है तो डाउट मत रखो। जून तक वो बस आपके पास रहेगा, जून तक क्या रहेगा, वो आपके पास रहेगा ताकि आप उसको देख सको, कभी याद आ रही हो अरे यार मास्टर कहाँ गया मेरा, तो आपने चला ली वीडियो बस। दिसंबर तक हो जाएगा, अपनी नींद मत उजाड़ो, बिंदास सो। अरे मैं अप्रैल ये बोल रहा था। अच्छा, वो अप्रैल, अरे सॉरी, सॉरी भाई, अप्रैल अप्रैल ये गलत एग्जाम्पल, दिसंबर तक हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो भाई, बताओ। इस टेंशन में यार, तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो यार, है ना। इस टेंशन में तुम 1.5 घंटा बैठे, अरे बाप रे, पहले पूछ लिया होता यार टीम बना के। तुम इतना बड़ा भोज लेकर पढ़ रहे थे। तुम्हारे घर पे सबके लिए मैं भिजवाता हूँ कुछ, है ना। लेक्चर बंद करो, अभी डोमिनोज वाला आएगा तुम्हारे घर पे, सबको मैं भिजवाता हूँ, ठीक है। कैसी बात कर रहे हो, चलो भाई छुट्टी, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। आ, सब बताएंगे जी, है ना। प्रीति जी जब जिस चीज की जरूरत होगी वो सब आपके सामने आता जाएगा। अभी फिलहाल लेक्चर को फोकस करते चलो, फोकस करते चलो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।